सब आपसे स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि जैसे ही अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है पीवाई के लॉजिक्स की, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो निकेत एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि 2016 का पेपर सॉल्व करवाइए सर जी, क्योंकि इसकी कट ऑफ 58 गई थी और आधा पेपर करंट अफेयर से आया था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिकोड भी करेंगे कि रियल में आया था या नहीं आया था, स्टैटिक से कितना पोर्शन आया था, और साथ में क्या इसकी कट ऑफ 58 गई थी। यहाँ पर अभ्यर्थी ये लिखना बोल रही है कि 58 मार्क्स नहीं बल्कि क्वेश्चंस गई थी। ठीक है, मतलब 116 के आसपास। ठीक है, अगर एक्यूरेसी अगर हम देखें तो इन्होंने जो बोला मैंने बोला ठीक है ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर दिया हुआ है। आप इसकी अगर हम कट ऑफ को देखें तो आपकी कट ऑफ वही है 116 फिक्स, एक्यूरेसी के साथ 116। ठीक है, यानी आपको 58 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, अब इन्होंने कितना बोला 58, तो हाँ इन्होंने सही बोला, बस ये लिखना बोलना है। ठीक है, अब जो नए नए अभ्यर्थी जुड़े हैं वो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनको लिंक मिलेगी एक पीडीएफ की, उस पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से। जस्ट इसके बाद इस पूरी प्लेलिस्ट की सीरीज को फॉलो कीजिए। यकीन माने आप इजीली 30 से 40 अंकों का मार्जिन लेके चलेंगे और आप इजीली प्रीलिम्स कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप शुरुआत देते हैं। अभी इस वीडियो में मैं पूरा 2016 का पेपर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं 16 के पेपर को 4 या 5 पार्ट्स में बांटने की कोशिश करूंगा। जिससे होगा क्या, आप एक वीडियो में को देखने में बोर नहीं होंगे। इससे होगा क्या, जब भी आपको टाइम, अगर आप फ्रेश टाइम में बैठे हैं, जैसे आपको बोरिंग फील होने लगा है पढ़ते हुए, तो आपको अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक टाइम में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो टाइम का जो कंज्यूम है, जो टाइम टाइम कंजप्शन है, वो भी आपका बचेगा इजीली। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन टाइम का आपको कैसे करना है, जब भी आप बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, अपना ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप बेसिक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इसके बाद अगर आप थक जाते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक के टाइम पर आप इन क्लास को देख सकते हैं, तो आपका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ठीक है, हम 2016 के पेपर को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में 15 से 20 क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में, जस्ट इसके बाद 20 क्वेश्चन फिर ले लेंगे। इसी तरह 5 में हम पूरे 2016 के पेपर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपका 2016 का पेपर रहा। अब इसको हम बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आओ इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिली, अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा तो एज इट इज यही थीम और यही फैक्ट्स को पूछा गया था 2024 के पेपर में। यानी आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन में से, डिटेल्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीवाईक्यू उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ये बोलूँ ट्रिक्स के लेवल पे सॉल्व करना है तो नहीं, अब डायरेक्ट अगर ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए किसके लेवल पर, स्टैटिक के लेवल पर। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपका, पहले का होगा आपका बी। ठीक है, आंसर बी, यानी ये वाला पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि नॉलेज लेवल पर आपको पता है लक्ष्मीकांत में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आपकी ट्रिक्स या हम बोले लॉजिक लग सकता है, वो ये है, अगर आपने उस टाइम पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये तीनों चीज़ सही है। अगर ना भी पढ़ा हुआ हो तो मैंने बोला था आपसे, जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना ही है तो हमेशा मैक्सिमम के साथ जाते हैं। तो अगर हम इसमें मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम आपका क्या है, सी है। ठीक है, 1 2 3, और ऐसे वाले ऑप्शंस में ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो हमेशा मैक्सिमम को आपको आंसर को चॉइस करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब तीसरा, अब तीसरे में पता है, अगर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी ना होता तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते आप, तो ये आपका इजिली सही हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियां की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, क्या इसमें सभी ऑप्शंस हैं, हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर राजस्व व्यय को घटाएंगे तो सही बात है कि बजट का घाटा है वो घटेगा। तो ये क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियां की जा सकती हैं, ठीक है, घाटे को कम करने के लिए, तो ये सही है। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। ठीक है, अब अगर अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पूछोगे, अगर हम योजनाएं चालू करेंगे, योजनाएं लागू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नई योजनाओं को, तो पैसा खर्च होगा या हम पैसा कमाएंगे,
तो सबको पता है गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, हमको घाटे का बजट कम करना है। तो आप सेकंड जो स्टेटमेंट इसको एलिमिनेट जैसे ही करते हैं, तो आप देखेंगे तो आपका एलिमिनेशन मेथड काम करेगा कैसे। आपका ये गया और ये गया, और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप इजीली स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हो, हमेशा मैक्सिमम के साथ जाना है। अब आपको देखना क्या है, आपका आंसर 1 है या 1 और 3 है। तो आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सहायक सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम सब्सिडी को अच्छे से क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका क्रियान्वयन अच्छे से करते हैं, सब्सिडी का जो उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं, तो क्या राजस्व का घाटे का बजट है वो कम होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? हम सब्सिडी को लक्ष्य करेंगे, यानी जिनको जरूरत है सिर्फ सब्सिडी उन्हीं तक पहुंचे। अगर इसका हम इंग्लिश वर्ड को देखें तो इंग्लिश में क्या यूज किया गया है, तो वो है रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। ठीक है, तो हम किसी चीज को रेशनल करते हैं तो वो हमको लाभ ही पहुंचाता है। तो आपका इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें आपका कोई भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, नहीं, बिल्कुल आपका कॉमन सेंस की जरूरत थी और लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी आ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक से 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो अच्छे से भुगतान बैंकों को पढ़ना है, पेमेंट बैंक्स को पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। इसमें कुछ इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी एक्सट्रीम वर्ड या कुछ भी इलॉजिकल आपको नहीं दिख रहा है। इसने क्या बोला है, योग्य है। अगर इसी की जगह अगर ये बोल देता कि ये अयोग्य है तो ये एक्सट्रीम हो जाता। ठीक है, तो एक को सही मान के चलना है। अगर आप सेकंड देखेंगे तो भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। अब इसका एक वर्ड आया है दोनों, अगर इसके लिए देखेंगे हम कि इंग्लिश में वर्ड कौन सा यूज किया गया है, तो आप देखेंगे दोनों के लिए ये लिखा है पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। ठीक है, और ये वर्ड दिया है बोथ। अगर आप जो मैंने आपको क्या प्रोवाइड की है, जो सीट प्रोवाइड की है आपके एक्सट्रीम वर्ड की, तो उसमें 43 नंबर पे आपको बोथ वर्ड दिखेगा। तो इसमें क्या लिखा है, जब भी एक्सट्रीम वर्ड आता है तो आप इजिली उसको एक्सट्रीम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करोगे, तो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, सेकंड ये गया, ये गया, ये गया, आंसर बी। अब जैसे अभ्यर्थी ने कहा था कि क्वेश्चन पेपर टफ आया था और करंट अफेयर्स बेस्ड आया था, तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे बेसिक से करवाया है कि जो आपसे मैं बोला था कि नॉलेज के लिए चाहिए था आपको, इसमें से मैं 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल और आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स के बेस पर सही करवा दिया है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। कुछ भी एक्सट्रीम है इसमें, मैंने पहले ही बताया है। और आप जब आप पीडीएफ देखोगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताया। तो आपको बताया मैंने साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट में अगर कोई भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है और इलॉजिकल नहीं है तो वो मैक्सिमम टाइम सही होता है। तो इसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, इसमें कुछ भी वर्ड एक्सट्रीम नहीं है, तो इसको सही मान के चलेंगे। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट सही होगा, क्यों, ये किसका यूज करता है, प्रकाश का। जब लाइट का ही यूज करेगा तो बिना तार का ही तो होगा। तो दोनों या तो दोनों ही गलत होंगे या दोनों ही सही होंगे। और ठीक है, तो हमेशा मान के क्या चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, डाउट क्या आएगा, डाउट ये आएगा आपके कि अगर वाईफाई से इतना ही गुना तीव्रतर है तो अभी तक क्यों नहीं आया। तो हो सकता है जो लाइट का यूज कर सकता है, तो हो सकता है अगर लाइट नहीं हुई तो ये काम नहीं करेगा। तो इसकी प्रॉब्लम तो हमको साफ दिख गई, अगर हमने ना भी पढ़ा हुआ तो। अब ये बोल रहा है कि गुना तीव्रतर है, क्या ऐसा हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। क्यों, वाईफाई कब आया है, वाईफाई अभी तो नहीं, क्या 2016 के आसपास आया, नहीं, बहुत पहले से चल रहा है वाईफाई सिस्टम। ठीक है, अब वाईफाई सिस्टम के बाद अगर हमको कोई नई प्रौद्योगिकी लाएंगे तो हम उससे पिछड़ी हुई लाएंगे या बहुत अच्छी अपडेट वर्जन लाएंगे। तो अपडेट वर्जन होगा क्या कि उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी,
हिस्ट्री सेकंड स्ट्रीम में भी आपका लॉजिकल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसमें ना मैंने आपसे बोला कि कोई आपकी कोई नॉलेज की जरूरत थी, ना मैंने आपसे बोला कि आपको ये बुक पढ़नी थी या पढ़नी थी। सब लॉजिकल बेस और थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड आप देख लेते एक बार। लॉजिकल और आपके एक्सट्रीम वर्ड और एलिमिनेशन मेथड से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन बोला है कि अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तभी आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि आपसे हवा हवाई बात कर लूँ कि सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेजर टेक्निक से, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? हर साल एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है जिसमें लिखा रहता है कभी कभी समाचारों में ये संकल्पना या अवधारणा देखी गई जाती है, ये क्या है? 2023 में भी पूछा गया आपका, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो कृषक संकल्पना पूछी गई थी कि सॉरी छोटे खेत और कुछ पूछा गया था 2023 में। अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन का लाइन याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन पता नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना पता नहीं है। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन आती है तो मैक्सिमम टाइम वो गलत होती है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब इसका क्या देखना है? धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। अब जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं उनको तो नहीं पता होगा कि अलाइक वर्डिंग क्या होती है। तो अलाइक वर्डिंग अगर आपको सीखना है तो आप 2017 का पेपर देखिए, मैंने पूरा सोल्व करवा के दिया है। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो मैं आपको गारंटी से इस चीज को बोल सकता हूँ, अगर आप रियल एग्जाम में इसको अप्लाई करना सीख गए तो आपको जीएस में फेल करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। आपके पास कम नॉलेज भी है तब भी आप इजिली इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अलाइक वर्डिंग है। अब जब भी अलाइक वर्डिंग वाला मुझको दिखता है तो मैंने क्या बोला था, हमेशा उसको इंग्लिश में भी देखना है। ठीक है, अब 6 नंबर पे क्या लिखा है? क्या रियल में ये अलाइक वर्डिंग है? तो इसको हम देखते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, अब ये देखते हैं हम। एक मिनट, हाँ 6 नंबर का था। मैंने क्या बोला, क्या ये एक्स आपका अलाइक वर्डिंग है? तो क्या लिखा हुआ है? प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज। प्लान ऑफ द एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अलाइक वर्डिंग आपको इजीली दिख रहा होगा सामने। ठीक है, अब बात रही कि अब इसमें से हमको 2 चॉइस करना है। तो आपका क्या हुआ, आप सीधा सीधा ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अलाइक वर्डिंग में मैंने क्या चीज सिखाई थी, जब भी अलाइक वर्डिंग वाले 2 स्टेटमेंट होंगे तो उनमें से दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तो इससे होता क्या है, मैंने ये चीज क्यों बोली, क्योंकि हो सकता है ऐसे ऑप्शंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले अलाइक वर्डिंग वाले, तब इसको आप इजिली आप इसको क्या एग्जीक्यूट कर सको, अप्लाई कर सको इसको क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। ठीक है, धारणीय विकास लक्ष्य SDG आपने सभी ने पढ़ा होगा, 2015 में स्टार्ट हुआ था, के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। ठीक है भाई, अब मुझको थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे अगर आप इसको लॉजिकल आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। अभी आपको टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आपको ये लॉजिक आपके माइंड में नहीं आए, लेकिन ये होता क्या है, प्रैक्टिस से होता है हमेशा। पिछले वीडियोस के भी मैंने कमेंट्स देखे थे कि एक अभ्यर्थी ने बोला था कि सर जैसे कि आप लॉजिक लगा लेते हो, हमसे लॉजिक नहीं लगता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग खुद किया था तब भी मेरे लॉजिक काम नहीं करते थे। अगर मैं 50 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा रहा हूँ तो 40 क्वेश्चन तो मेरे गलत हो जाते थे, यानी मैं नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग में चला जाता था। लेकिन प्रैक्टिस से ही आपके हर चीज का सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियोस देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करते करते आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइए। ठीक है, अब इन दोनों में एक चीज अंतर क्या है, वो है कि जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कर रहा है, ये निर्धारित अंशदान कर रहा है, मतलब पैसा इकट्ठे कर रहा है जलवायु परिवर्तन के लिए। और ये पैसा किसके लिए इकट्ठे कर रहा है, कार्य योजना बना रहा है किसके लिए, SDG के लिए। ठीक है, अब SDG ज्यादा व्यापक है या जलवायु परिवर्तन ज्यादा व्यापक है? तो आप बोलेंगे सर ये व्यापक वर्ड कहाँ से आ गया,
यूपीएससी हमेशा क्या लेके चलता है, आपने हर एक के मुंह से सुना होगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। भले आप विकास सर से पढ़े हों, भले आप किसी भी टीचर से पढ़े हों, सभी ने एक चीज बोली है, जब भी आप यूपीएससी के आंसर्स देते हैं, चाहे वो मेंस में हो, इंटरव्यू में हो, प्रीलिम्स में हो, हमेशा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से सोच कर ही आपको आंसर देना है, यानी बहुआयामी सोच के साथ। तो बहुआयामी है क्या, यहाँ पे सिर्फ एसडीजी की बात हो रही है, और जलवायु परिवर्तन अगर इतनी बड़ी चीज है तो एसडीजी सिर्फ उसका इतना बड़ा भाग है। तो मल्टी डायमेंशनल बड़ी चीज कौन सी है, तो वो आंसर आया आपका बी। तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना है, और ये लॉजिक तभी आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक अगर आपका अच्छा है तभी आप इसको आसानी से यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर कीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, लक्ष्मीकांत के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको दी है, उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप इजिली आराम से प्रीलिम्स को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, सरकार की उदय योजना, ठीक है भाई। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है भाई। पता नहीं अभी, आगे चलते हैं। 2018 तक हर घर में, आगे एक्सट्रीम वर्ड, हर घर में नहीं पहुंच पाएगी बिजली। आज 2025 चल रहा है, क्या हर घर में बिजली पहुंची इंडिया के? नहीं पहुंची। कई सारे गांव ऐसे हैं कि आज भी उनके घरों में बिजली नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब भी वर्ड आ जाए ना, एवरी वर्ड हमेशा एक्सट्रीम होता है, मैंने आपसे पहले ही बताया है, ठीक है। अब ये एलिमिनेट कर दिया आपने, ये एलिमिनेट हो गया आपका। एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर रिप्लेस कर रहा है किसी चीज को। जब भी रिप्लेस जैसा वर्ड आए तो हमेशा एक्सट्रीम होता है। मैक्सिमम टाइम इसकी मैं एक्यूरेसी बताऊंगा कि 90% होता है, क्या होता है मैं ये नहीं बताऊंगा, हमेशा लॉजिक के साथ यूज करना है इस चीज को, ठीक है। प्राकृतिक गैस, नाव के सौर, वायु एवं जौहरी शक्ति इस संयंत्र स्थापित करना। देखिए, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगी, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या गवर्नमेंट करती? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ प्राकृतिक गैस से क्या करो, आप संयंत्र लगाओ, नाव के सौर भी लगाओ, वायु एवं जौहरी शक्ति संयंत्र भी स्थापित कर लो। लेकिन क्या उसने ये बोला कि कोयला बंद कर दो, इसके स्थान पर ये लगाओ? नहीं, वो बोलती कि सभी काम यूज करो। क्यों? कोयला वाली जो आधार जो संयंत्र होते हैं वो सस्ते होते हैं इनकी तुलना में, ठीक है, इसलिए हम कोयले का यूज करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी ये नहीं बोल रहा कि साथ में संयंत्र स्थापित करना है, ये बोल रहा है इसके स्थान पर हमारे पास इतना जो कोयला है उसका फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको उसको यूज तो करना है। तो ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट को पुनरुत्थान का प्रबंधन करना। अब दो ऑप्शंस में अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं हमेशा इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है, इंग्लिश वाली लैंग्वेज में देखूंगा एक बार, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सा लग रहा है कुछ देखने में। प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल फॉर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब अगर मैं इसमें लॉजिक लगाऊं, और सेम यही लॉजिक एक क्वेश्चन में और लगा है, अभी मैं क्वेश्चन अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ किस ईयर का था, लेकिन उसमें भी यही लॉजिक लगा था। क्या सिर्फ नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को क्या देगा? जो उदय योजना है, इसने क्या बात की है, उदय एक योजना है, वो किस पे काम करती है? तो योजना क्या सिर्फ नए उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? क्या जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने बिजनेसमैन हैं, क्या उनको ये सहायता प्रदान नहीं करेगा? तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, कि एक वर्ग को कर रहा है, एक वर्ग को नहीं कर रहा। जबकि कल्याणकारी योजनाओं का सीधा सा क्या लाभ, क्या सीधा सा उद्देश्य क्या होता है, कि वो लगभग सभी को फायदा पहुंचाती हैं, जब तक कि इसमें कोई एक्सट्रीम चीज नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे कि आरक्षण, ठीक है, आरक्षण एक विशेष वर्ग को मिलता है ना, ओबीसी, एसटी, एससी, और अब तो जनरल को भी मिलने लगा है, किसकी बेस पर, आपका इकोनॉमिक बेस पर ईडब्ल्यूएस मिल जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर डी इजिली आ जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए आप। कभी कभी समाचारों में आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की शाखा है। अब आपके मन में सीरियस क्वेश्चन आएगा, अरे सर ये तो क्या है, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो गलत हो जाएगा। रुको भाई रुको,
इकोनॉमी में अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होता, अगर आपने लूसेंट भी पढ़ा होता, जो कि आपका क्या एसएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनको भी पता होगा कि इसके पार्ट्स होते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक एक कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 5 भागों में बटी हुई है। इसकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो हमेशा लॉजिक लगाने से पहले या इलेवन टेक्निक्स लगाने से पहले हमेशा नॉलेज का भी आपको यूज करना है। तो आप सबको पता होगा, देखिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसने इकोनॉमी मिनिमम एक बार पढ़ी होगी। जिसने मिनिमम एक बार पढ़ी होगी तो उसको पता है एक स्टूडेंट सही है। ठीक है, ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋणीय ऋण वित्तीय के स्रोत हैं। हो सकता है, क्यों? अब आप बोलेंगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केवल निजी क्षेत्र की हो? अगर ये सिर्फ ये लिख देता केवल निजी क्षेत्र की हो लिख देता तो एक्सट्रीम हो जाता ना स्टेटमेंट ये। इसलिए तो सिंपल स्टेटमेंट बनाया है कि भाई सार्वजनिक के लिए भी यूज होता है और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यूज होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी एक्सट्रीम चीज नहीं है, तो सेकंड भी सही। अब आगे चलते हैं। आगे, हाँ तो ठीक है, आंसर ये आ गया आपका। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा, थोड़ा सा आपकी नॉलेज लगी। अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत थी। बल्कि आपके 8 में से 2 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन की बात करूं जो कि आपका 8वें नंबर वाला था, इसमें तो जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट था इसमें भी आपने लॉजिक लगाया, इलेंसर टेक्निक्स वाला। आप 9वें नंबर पे वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा सा। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं आपको, जिससे आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, आप विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज ब्रिटिश सरकार के लिए आया था कब? 2012 में। इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यू क्यों इंपोर्टेंट होते हैं। एज इट इज अगर कोई चीज पूछता है तो उसका हमेशा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस टाइम पर धर्मेंद्र सर की बुक बहुत अच्छी है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है इस चीज में अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इस चीज के बारे में। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, जो 2012 वाला था उसने क्या बोला था कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर क्या था, आपको लोन दिया जाता था। ठीक है, सॉरी ये 2017 का क्वेश्चन हो सकता है, शायद 2 बार आया है यही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में, अलग अलग चीजों पे अप्लाई करके पूछा है। ठीक है, उसमें लिखा क्या था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर। ये लाइन उसमें सभी में सेम थी। 2 बार ये क्वेश्चन और पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको अभी कमेंट करना है कि किस ईयर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ना भी पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए अभी। ठीक है, अब क्या लिखा है? कृष्णदेव राय, सब जानते हैं विजयनगर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? वहां का प्रशासन अभी तक का हमारे जो इंडिया में जो भी प्रशासन रहे उसमें सबसे जो बेस्ट है, उसके टॉप 2 या टॉप 3 में आता है। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझको सबसे बेस्ट लगता है। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो हिस्ट्री को लेकर, आपको कोई दूसरा राजा अच्छा लगता हो, लेकिन विजयनगर का जो शासन था वो सबसे बेस्ट लगा मुझे आज तक। ठीक है, तो इसने क्या बोला? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। क्या ऐसा हो सकता था? मैं ये बोलूंगा कि विजयनगर का जो शासक था ना, तो कृष्णदेव राय, वो अपने समय से बहुत आगे था। ठीक है, उसने ऐसा की, वो क्या ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है लॉजिकली। क्यों? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कैसे? अगर मान लीजिए किसी की मिट्टी की गुणवत्ता बहुत कम है, यानी उसमें खेती बहुत कम होती है, तो उससे कम टैक्स लेगा। क्योंकि कृष्णदेव खुद एक न्यायप्रिय शासक के रूप में देखा जाता है हिस्ट्री में, कि बहुत न्यायप्रिय शासक था। यानी जस्टिस में डिले भी नहीं होता था, और जस्टिस आपको पूर्णतः जस्टिस मिलती थी, यानी पूर्णतः न्याय मिलता था आपको। ठीक है, अब हो सकता है जिसकी मिट्टी गुणवत्ता कम तो उससे कम राजस्व, जिसकी मिट्टी गुणवत्ता थोड़ी ज्यादा है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा भू राजस्व। तो हो सकता है आपका लॉजिकली ठीक है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। देखिए टैक्सेशन तो स्टार्टिंग से ही है, यानी आपका कहाँ से? आपका पूर्व वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या कहलाता था? बलि। लेकिन ये स्वैच्छिक कर था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते कि क्या हो गया था, आपका आपका अनिवार्य कर हो गया था। ठीक है, तो टैक्सेशन तभी शुरुआत होता है। तो आपको मान के चलना है कि अगर इंडस्ट्री खोल रहे हो किसी भी टाइम पर, तो टैक्स तो देते ही थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो हर चीज पे टैक्स लगता था। ठीक है, तो आपको लॉजिक लगाएंगे आप, तो हो सकता है आपको मान के चलना है तो हाँ कोई ना कोई टैक्स तो लगता ही होगा औद्योगिक चीजों के ऊपर। ठीक है, तो निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे।
तो आपका लॉजिकली देखें तो एक भी सही है, सेकंड भी सही है। क्या इसमें आपको किसी नॉलेज की जरूरत पड़ी? सिर्फ लॉजिक के साथ कि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी किसकी, कृष्णदेव राय के बारे में, कि बहुत अच्छा शासक था, बहुत अच्छा इसने शासन चलाया, और इससे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन आते हैं। 23 में क्वेश्चन आया, 14 साल में विजयनगर से क्वेश्चन आता ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? अब इसका मैं बोलूंगा 100% बोलूंगा कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, क्या आंसर है इसका? आपका पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने पीवाईक्यू, मैंने बार बार बोलता हूँ पीवाईक्यू पढ़िए। मालविका अग्निमित्रम, यानी इसमें मालविका और अग्निमित्रम की जो प्रेम कथा थी उसके बारे में ये दिया हुआ है, जो कि शुंग राजवंश का मालव जो अग्निमित्र था वो शुंग राजवंश का क्या था, एक राजा था, राजकुमार था। ठीक है, अब आपको और क्या करना है इसमें, स्वप्न बासवदत्ता किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए, और ये किसके बारे में। मेघदूत किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए, और किसके बारे में। रत्नावली किसने लिखी है और किसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए। तो आज आप होमवर्क लिखोगे कि आपको इन चारों का पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। जिसने अभी तक इकोनॉमी पढ़ा होगा, डायरेक्ट अगर आप सब्सिडी पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले यही मामला आता है कि WTO ने क्या बांटा है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। इसमें व्हाइट बॉक्स तो दिया ही नहीं है। ठीक है, उसको भी बांटा है ना, व्हाइट बॉक्स को भी। ठीक है, तो उसे बांटा किसने, WTO ने, सबको पता है। तो बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेसिक से अगर क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्रीलिम्स पास करने में। तो बेसिक से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब 12वां क्वेश्चन है, जब भी आप क्या पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस टॉपिक आता है, उसी में आपको बजट आता है कि कौन कौन से बजट राजस्व में आते हैं, कौन कौन से पूंजी में आते हैं। अगर आपको याद नहीं आ पा रहे हैं तो आज ही जाइए इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या है, इस टॉपिक का रिवीजन करना है, और आपको देखना है पूंजी बजट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और राजस्व बजट में और राजस्व व्यय में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका डी है। ठीक है, अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है, देख लेते हैं भाई। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। अगर ये स्टेटमेंट किसी चीज के बारे में हो, किसी भी संस्थान के बारे में हो, किसी भी संस्था के बारे में, तो ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा ही। ये वही बात कर रहा है कि किसी भी देश की सरकार कल्याणकारी योजना निकालती है तो किसी देश पे अप्लाई कर लो, सही होता ही है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो ये सही होगा। ये क्या लिखा है, यह विशिष्ट रूप से किसी स्पेसिफिक रीजन का कभी भी नाम आता है, किसी क्षेत्र का स्पेसिफिक नाम आता है, और इसमें तो लिखा भी हुआ है पर्टिकुलरली, विशिष्ट, स्पेसिफिक। तो हमेशा ये एक्सट्रीम होता है। क्यों? अगर संयुक्त राष्ट्र का जो अभिसमय है, अगर वो मरुस्थलीकरण रोक रहा है तो पूरी दुनिया में रोकेगा ना, वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या रोकेगा। सही बात है ना। अगर मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है दुनिया में, किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, किसी स्पेसिफिक रीजन में तो नहीं बढ़ रहा है। और बढ़ भी रहा है तो इसका काम तो पूरी दुनिया को देखना है, पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को देखना है, ना कि किसी स्पेसिफिक रीजन को। अगर इसको हम इंग्लिश में भी देखें, 13वां क्वेश्चन आपका, इसमें क्या लिखा है, इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलरली कभी भी वर्ड आपको देखने को मिल जाए, 90% चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता हो। क्या लिखना है यहाँ पे, पर्टिकुलरली और स्पेशल। ठीक है, इस वर्ड को आप आसानी से देखिए, और ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके इसको चीज को अप्लाई कर दिया और गलत कर दिया, नहीं। हमेशा लॉजिक के साथ, हमेशा पहले नॉलेज यूज कीजिए, इसके बाद लॉजिक यूज कीजिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हो इजीली, तो आंसर सी। क्या इसमें किसी नॉलेज की जरूरत थी? नहीं थी, सिर्फ आपका लॉजिक चलता है यहाँ पे, और थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक्स। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में, ठीक है, ये बहुत फेमस न्यूज थी 2016 के टाइम पे, सॉरी आपके 2015 और 16 के टाइम पे, कि रेमिनबी को जोड़ा गया था। ठीक है, रेमिनबी किसका है आप सभी को पता होगा, चाइना का। चाइना की करेंसी को जोड़ा गया था किसमें, SDR बास्केट में। अब आपको अगर IMF के बारे में पता है तो अच्छी बात है, और IMF के SDR बास्केट के बारे में नहीं पता है तो बुरी बात है। आज ये पढ़िए SDR बास्केट को। SDR बास्केट क्या होता है, क्या ये मुद्रा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये मुद्रा है? तो आप बोलेंगे सर ये मुद्रा नहीं है।
तो रेमिनबी है, तो इसमें कौन कौन सी करेंसी आती है आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी बच्चे में ये पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन सी करेंसी आपकी एसडीआर बास्केट में आती है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हों, उसमें से लिखा होगा इसमें केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, और आपके ऑप्शन दूसरे टाइप से भी आ सकते हैं। कैसे कि केवल 1, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 ऐसे आ सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी करेंसी आपका आईएफ की एसडीआर बास्केट में आती है। अभी मैं बता तो सकता हूँ आपको, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको पहले इकोनॉमी पढ़ा दी है, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर ना पता हो तो क्लास ले सकते हैं आप अभी, लेकिन अभी क्लास लेने का टाइम नहीं है। खुद से पढ़िए, थोड़ा सा लूसेंट का हेल्प लीजिए। बाकी अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 50। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आईएमएफसी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है। भाई चर्चा करता है तो कोई एक्सट्रीम चीज तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। भाई सिंपल सा स्टेटमेंट है, सही ही होगा। कुछ भी एक्सट्रीम है इसमें नहीं है भाई। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम कुछ नहीं है, तो सही होगा। अगर यहाँ पे ये इसकी जगह ये देता कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या मैंडेटरी या अधिदेशात्मक अनिवार्य सलाह देता है, तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम हो जाता है। ये सिर्फ क्या बोला, सलाह देता है, तो सलाह तो कोई किसी को दे देता है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड, आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। भाग ले सकता है भाई, कुछ एक्सट्रीम तो है नहीं। इसने ये नहीं बोला कि ये इसका भाग होता है। अगर भाग लिखा होता तो ये क्या हो जाता, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, प्रेक्षक की भांति, ऑब्जर्वेटर, ऑब्जर्वेटर लिखा होगा ना यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर लिखा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उन चीजों को कि ये आईएमएफ कैसे काम कर रही है। तो कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में नहीं पता हो तो इसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कुछ एक्सट्रीम देखने को मिल जाए, अलग वर्ड देखने को मिल जाए। क्या लिखा है, आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन हेतु उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए यौन कर्मियों सेक्स वर्कर्स को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए, बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। अब मुझे हिंदी में तो कोई एक्सट्रीम वर्ड देखने को नहीं मिला, इंग्लिश में देख लेते हैं। rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with suitable source of livelihood, ठीक है। Release the sex workers from their practice and provide team based alternate source of livelihood, eradicate। अब जब भी ये वर्ड आए ना, क्या कौन सा वर्ड आया आपका, इरेडिकेट, तो ये मैक्सिमम टाइम गलत होता है। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज ये है, ये इरेडिकेशन किसी अच्छी चीज का नहीं कर रहा है। ये इरेडिकेशन किसका कर रहा है, तो इरेडिकेशन कर रहा है ये किसका, आपका, आपको हिंदी में बता दूं एक बार, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम, रिलीज द बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहेबिलिटेट देम। अब क्या इसमें कोई भी एक्सट्रीम वर्ड है, किसी में नहीं है एक्सट्रीम वर्ड इसमें था, लेकिन ये लॉजिकली ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं, लेकिन इसी में एक चीज और है, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल, हाँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है तो हो सकता है इसमें मैं चांस ले लेता, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ तो मैं ये बोल दूंगा इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। क्यों, हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इसमें हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो इतना तो हमको क्या स्किप करने का यूपीएससी भी चांस देता है कि आप 1 या 2 क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हैं। यानी अगर मैंने 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन स्किप किया तो मैं 100 क्वेश्चन में से कितने स्किप करूँगा क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन, यानी आप 95 की एक्यूरेसी लेके चल रहे हो। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, मध्यकाल में भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध
सिद्ध और नाथ को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, अलवार और नयनार को भी अच्छे से पढ़ना है, वैष्णव और शैव और शाक्त को भी अच्छे से पढ़ना है। एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। देखिए, अगर धर्म में बीच में कोई नया धर्म आ रहा है तो यकीन मानिए वो पुराने धर्म से हमेशा कुछ अपडेट वर्जन लेके आता है और पुरानी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। तो अगर मूर्ति पूजा की निंदा करता है तो ये तो ठीक अच्छी चीज है यहाँ पे, तो कि मूर्ति पूजा की निंदा करता है। वो बोलता है कि आप जो क्या करते हो ये आडंबर कर रहे हो, तो आडंबरों का विरोध किया, जैसे किसने किया था, कबीर ने किया था। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकली ठीक है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वही लॉजिक मैंने इसमें लगाया। तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, यानी ये जाति व्यवस्था कास्टिज्म या कास्ट को नहीं मानते थे। ये भी आपका लॉजिकली ठीक है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका सी आ जाएगा। बाकी ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी था और आप इसमें लॉजिक लगा सकते थे। अगर लॉजिक नहीं लग पा रहा हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, इम्पोर्ट कवर क्या होता है, आयात आवरण। ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैंने पढ़ाया भी है और कई बार आपने पढ़ा भी है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसमें, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। और बार बार जब भी आप एलपीजी को पढ़ोगे, जब आपको पता लगेगा कि एलपीजी क्यों आया, मैंने भी क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ इस चीज को, ठीक है, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर डी होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हम। मान लीजिए मैंने थोड़ा बहुत भी इसमें नहीं पढ़ा, 19वें नंबर क्वेश्चन है, समाचार में कभी कभी ये समुदाय आते हैं। अब समुदाय वाला क्वेश्चन पता है, मुझे लग रहा है 2025 में हमें पूछा जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज की। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कौन सा समुदाय पूछा जाएगा, पता है, लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता सकता हूँ इस चीज में। ठीक है, तो सूडान रिलेटेड, आपके फिलिस्तीन रिलेटेड, ईरान, आपके आर्मेनिया, अजरबैजान, और अगर आपको देखूं बताऊं आपको तो कहाँ पे आपका, हाँ, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, इनको देखना ही है। और भी कुछ है, मैं आपको आईआर में बता दूंगा। ठीक है, अगर मुझे ना भी पता हो इस चीज के बारे में तो सबको पता है, बार बार न्यूज में आता है कि रोहिंग्या कहाँ के हैं, म्यांमार के। रोहिंग्या, रोहिंग्या और बौद्ध में क्लैश होता है, सबको पता है। रोहिंग्या हमारे इंडिया में भी घुस घुस चुके हैं, सबको पता है। अगर मुझे पता है कि 3 सही है, ये गलत किया, ये गलत किया, जब मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आप किसी स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते हो किन्हीं स्टेटमेंट को, तो हमेशा मैक्सिमम के साथ जाना है। तो इसमें आंसर क्या है आपका, मैक्सिमम 2 और 3। और आप सभी को पता होगा कि मधेसी कहाँ पे है, नेपाल में है। तो ये भी कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। ठीक है, नेपाल में भी ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है। थोड़े से समुदाय हैं, उनको अच्छे से देखिएगा। 2025 में हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है, मुझे लग रही है, हो सकता है आपके टीचर्स ने बताया हो, ना बताया हो, लेकिन मुझे लग रही है हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाचारों में कभी कभी उल्लेखित समुदाय और किसके मामले में, किस देश के बारे में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ जाएगा। हो सकता है समुदाय अलग हो और हो सकता है इन तीनों में से एक समुदाय को वो अपने क्वेश्चन में डाल दे, क्योंकि पीवाई को भी रिपीटेशन होता है। अब आपको बताऊं क्या, 20 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक आयुध निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा डब्ल्यूएचओ से कार्यकारी संबंध है। बिल्कुल सामने से दिख रहा है, क्या है ये, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब भी पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्टेटमेंट गलत होता है। एक को मैं एलिमिनेट करूंगा, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आपका बी। तो कितने क्वेश्चन मैंने आपसे नॉलेज की बेस पर पूछे, अगर मुझे सही याद आ पा रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मैंने आपसे बोले कि ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड पर सॉल्व होने थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे स्किप करवाया। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 20 में से 15 मत मानिए, 13 से 14 क्वेश्चन मान लीजिए। तब ठीक है, मैं आपको अभी प्रूफ दे रहा हूँ ना, मैंने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। अभी 13 से 14 क्वेश्चन मैंने सिर्फ किसकी बेस पर, लॉजिक, ट्रिक्स और एलिमिनेशन, और वो भी कोई अंधाधुंध ट्रिक्स नहीं, लॉजिक वाली ट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे में 20 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको इंस्टेंट बहुत जल्द, अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए इसी सीरीज की, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से लेके 40 नंबर के क्वेश्चन सभी तक क्वेश्चन चाहिए आपको, यानी 100 तक चाहिए आपको, तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक कमेंट करने की बोल रहा हूँ सर आपसे, जिससे क्या होता है, हमको पता होता है कि रियल में स्टूडेंट्स हैं वो इससे एंगेज हो रहे हैं, उनको इससे फायदा पहुंच रहा है।
ठीक है। तो आपने जो बोला था कि सर कट ऑफ बहुत गई थी 116, तो कैसे इसको पेपर को पास किया जा सकता था? क्या अगर इस साल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आया तो क्या पास किया जा सकेगा? क्या इस साल इतनी कट ऑफ आई तो क्या पास कर सकेंगे? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकेंगे। जैसे कि मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप इसका भी क्या लगाओगे, एवरेज लगाओगे, तब भी आप एवरेज में बहुत आगे निकल चुके हो। ठीक है? आप इज़िली 75 क्वेश्चन कर लोगे और आपकी कट ऑफ कितनी गई है? 58। 75 नहीं मान के चलोगे तो 70 मान लो। ठीक है? तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना है कि आपको किस ईयर के किन क्वेश्चंस की देखनी है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएँ, इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।